एडम स्मिथ का क्या विचार है, उसने अर्थशास्त्र के बारे में क्या परिभाषा दिया है। हम लोग फिर पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि मार्शल महोदय के द्वारा, इसका पूरा नाम अल्फ्रेड मार्शल है, उसने अर्थशास्त्र के बारे में क्या विचार उनका है, हम लोग ये पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब फिर इसके बाद रॉबिन्सन के द्वारा, किसका? रॉबिन्सन के द्वारा जो अर्थशास्त्र को लेकर परिभाषा दिया गया है उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र समझते हैं। अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र को लेकर अलग अलग परिभाषाएं हमारे सामने आती है। अगर आप इन विद्वानों के विचार को ही लेकर चलेंगे तो आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा कुछ हद तक समझने में मदद मिलेगी। जैसे एडम स्मिथ कहते हैं कि एडम स्मिथ का कहना है कि अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ इनका क्या कहना है? अर्थशास्त्र क्या है हमारा? धन का विज्ञान है। अभी इनके परिभाषा को लेकर हम लोग चर्चा भी करेंगे कि इनके परिभाषा में क्या क्या सकारात्मक है, क्या क्या नकारात्मक है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मार्शल महोदय कहते हैं कि एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया कथन कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इनका इसने पुरजोर खंडन किया। और अल्फ्रेड मार्शल महोदय का कहना है कि नहीं, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र में क्या होता है? मानव कल्याण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। वही रॉबिन्सन महोदय कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या? अर्थशास्त्र दुर्लभता संबंधित, कौन? दुर्लभता संबंधी विचार को रखते हैं। अब तीनों के बारे हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। आज का क्लास कहीं ना कहीं हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा तक ही सीमित रखेंगे और इस परिभाषा में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र का परिभाषा समय समय बदलते चला आ रहा है। जहां एक और एडम स्मिथ कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसका मतलब यह है कि मनुष्यों का मुख्य क्रिया धन का अर्जन करना है। अब ये धन का अर्जन आप किस प्रकार से करते हैं, इस पर विशेष जोर दिया गया है। आप यही समझ सकते हैं कि एडम स्मिथ के परिभाषा के बाद, एडम स्मिथ के विचार के बाद कहीं ना कहीं सामंतवादी और जमींदार प्रथा जब थे तो इस परिभाषा का काफी ज्यादा उसने लाभ उठाया, क्योंकि उनका मानना था कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, लाभ कमाना ही अर्थशास्त्र है और मानव का उद्देश्य लाभ कमाना है। समय गुजरते चला गया। मार्शल महोदय कहना हुआ कि अगर अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है तो एक साहूकार
सिर्फ लाभ कमाने की बात करता है, तो जहाँ एक ओर वो धन कमा रहा है तो दूसरी ओर वो अधिक ब्याज पे अधिक मुनाफा कमाकर कहीं न कहीं अर्थशास्त्र को ही वो नुकसान पहुंचा रहा है। मान लीजिए वर्तमान समय में अगर एक बड़ा कंपनी अपने वस्तुओं पर इतना ज़्यादा दाम कीमत बढ़ा देता है वो अपना मुनाफा कमाने के लिए, तो क्या होगा? जो कि वस्तु आवश्यक वस्तु है, व्यक्ति को लेना ही पड़ेगा, तो आवश्यक वस्तु को खरीदने के लिए जहां एक और उपभोक्ता को, कंज्यूमर को वस्तु खरीदना पड़ रहा है, इनके साथ साथ उसको अधिक मात्रा में धन का व्यय करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो साहूकार, वो उत्पादनकर्ता अधिक मुनाफा कमाने से एक और मुनाफा कमा रहा है, दूसरी ओर जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, इनका शोषण हो रहा है। तो रॉबिन्सन और मार्शल महोदय ने काफ़ी ज़्यादा एडम स्मिथ के परिभाषाओं का खंडन किया। मैं बता दूं, एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन है। वेल्थ ऑफ नेशन अर्थात वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन, और उसका एक किताब और है बेटा, इसका और एक बुक है लेसेज फेयर। जहां एक और वो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में, मैं बता दूं ये पुस्तक पब्लिश कब हुआ था? 1776 में, जब अमेरिका आजाद हुआ था, है ना? ये घटना को याद होगा। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक 1776 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, वेल्थ ऑफ नेशन में। वहीं दूसरी ओर इसके दूसरा पुस्तक एडम स्मिथ का लेसेज फेयर में बताया गया था कि अर्थशास्त्र के सफल संचालन में व्यापार पर कम से कम प्रतिबंध हो, अर्थात लेसेज फेयर में फ्री मार्केट यानी मुक्त बाजार की अवधारणा रखी गई है। इनका कहना है कि मार्केट को फ्री कर दो, मार्केट को मार्केट पे छोड़ दो। अगर मार्केट पे किसी प्रकार का दबाव होगा, जैसे कि आप जान रहे हो कि मार्केट आज 3 प्रकार का, इनके आज इकोनॉमिक्स जो है हमारे इकोनॉमिक को प्रभावित करता है मुख्यतः 2 क्षेत्र, एक मार्केट बाजार और एक सरकार। और आजकल तो खास के भारत के संदर्भ में हमारा मार्केट में यानी बाजार में जो हस्तक्षेप है वह हस्तक्षेप कहीं ना कहीं दोनों का है। अगर आप अमेरिका चले जाएंगे तो अमेरिका के बाजार में वहाँ सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं है, वह मार्केट के हाथ में, बाजार के हाथ में है। किसी वस्तु का कीमत क्या होगा इसका निर्धारण मार्केट करेगा। समझ रहे हैं? वस्तु ज़्यादा आ गया उसका प्राइस कम हो जाएगा, वस्तु कम हो गया प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में मार्केट को हस्तक्षेप एक तो मार्केट करता ही है, दूसरा क्या करता है? सरकार करता है। पेट्रोल के मामले में अभी जो आप देख रहे हैं कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल के मामले में यूपीए सरकार के दौरान में कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमत पर हस्तक्षेप दोनों का था, मार्केट का भी था, सरकार का भी था। सुनते हुए सरकार ने 2 रुपया
जो है पेट्रोल कीमत कम किया यूपीए सरकार में। एनडीए सरकार में अभी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ सरकार पेट्रोल का कीमत को कम नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है उसने पेट्रोलियम को कहाँ डाल दिया है, वो मार्केट के ऊपर। यानी मार्केट प्राइस गिरता है तो पेट्रोल का प्राइस गिरेगा, मार्केट में पेट्रोल की कीमत घटता है तो पेट्रोल प्राइस घटेगा। यह पॉलिसी अपनाया गया है कहाँ, वर्तमान में एनडीए सरकार। देखिए आ गया, मार्शल महोदय कहता है कि अगर इस पृथ्वी पे जितने सारे व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, है ना, देखिए जीव जंतु नहीं कह सकते हैं, जीव जंतु से उत्कृष्ट प्राणी मनुष्य है। तो मनुष्य के पास दो प्रकार के कार्य हैं। एक वह कार्य जिससे कहीं न कहीं उससे अर्थव्यवस्था चलती है, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सेवा दे रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो तो भविष्य में सेवा देने के लिए या पूंजी निर्माण करने के लिए आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आर्थिक क्रिया हो रही है। लेकिन अगर कोई प्रवचन दे रहा है, निःशुल्क भाव से दे रहा है, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है। लेकिन प्रवचन पैसे को लेकर दिया जा रहा है तो वो आर्थिक क्रिया है। अगर एक स्त्री अपने बच्चे को पाल रही है तो आर्थिक क्रिया नहीं है। लेकिन वही स्त्री किसी दूसरे बच्चे को पैसे पर लेकर, पेमेंट लेकर बच्चे को पाल रही है तो आर्थिक क्रिया है। तो हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो कार्य दो भागों में बांटा होता है, एक आर्थिक क्रिया होती है और एक अनार्थिक क्रिया होती है। यानी एक जिसको आप बोल सकते हैं कि जिसमें आपको पैसे का आदान प्रदान, धन का आय व्यय, मूल्यों का आदान प्रदान हो रहा है, वो मेरा आर्थिक क्रिया होता है। बात समझ रहे हो। मार्शल महोदय कहते हैं कि अर्थशास्त्र कहीं न कहीं मानव कल्याण का एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें मानव के कार्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी मानव के वेलफेयर के लिए, मानव के कल्याण के लिए अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो अर्थशास्त्र रूपी जो इमारत है वो पूरी तरह ढह जाएगा। इसीलिए अर्थशास्त्र का सफल संचालन करने के लिए क्या आवश्यक है, मानव को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि मानव अगर छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो चाहे निर्धन हो, कोई श्रमिक हो या कोई पूंजीपति वर्ग हो, कहीं न कहीं ये अपनी ओर से वो आर्थिक क्रिया में योगदान दे रहा है। इसलिए उसने मानव कल्याण के बारे में परिभाषा दिया है। वहीं रॉबिन्सन महोदय कहते हैं, रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया है कि अर्थशास्त्र जो होता है वो कहीं क्या होता है, दुर्लभता संबंधित परिभाषा दिया है। अबे दुर्लभता की परिभाषा क्या कहा गया, दुर्लभता के परिभाषा में यह कहा गया कि इस प्रकृति पे क्या है, मानव की आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित है। आवश्यकताएं हमारे पास अनंत है लेकिन संसाधन क्या है, सीमित है। तो हमारे पास सीमित संसाधनों का अनुकूलित, किस प्रकार से, अनुकूलित तरीके से हम लोग क्या कर सके, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। तो सीमित संसाधनों का अनुकूलित प्रयोग करते हुए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है ना, ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। ये रॉबिन्सन महोदय का कहना है। अर्थात इस प्रकार से हमने क्या देखा, अर्थशास्त्र के अंदर में, अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग देखा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान बोलिए या कला बोलिए, दोनों है। अर्थशास्त्र दोनों है, विज्ञान भी है और कला भी है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान या वह कला है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। समझ रहे हो। अभी आर्थिक क्रियाओं के रूप में अब किस प्रकार से हो सकता है, मनुष्य आर्थिक क्रिया किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हम अब तीनों के परिभाषा के बारे में जान रहे हैं कि एडम स्मिथ ने क्या कहा, मार्शल महोदय ने क्या कहा और रॉबिन्सन के द्वारा क्या कहा गया। ठीक है। अब इनसे संबंधित और विचारधारा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव का हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।